बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं राजा फैसल, इनका नाम है। और राजा मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा ये भारत में मशहूर हैं। राजा फैसल के नाम से मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, सहाफ़ी हैं। और बहुत सारे लोग अगर इंडियन मीडिया जो फॉलो करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम अगर पाकिस्तान के हवाले से कोई भी इशू डिस्कस हो रहा है, अमूमन उसकी ऑब्सेशन भी यही है कि वो पाकिस्तान के बगैर प्रोग्राम नहीं करता। तो वो राजा फैसल को पाकिस्तान से गेस्ट के तौर पे ज़रूर लेता है। उसके अलावा बहुत सारे इंडियन चैनल्स और एंकर्स जो हैं वो उनकी पसंदीदा शख्सियत राजा फैसल हैं, क्योंकि बहुत चिल्ला के, बहुत ऊंची आवाज़ में और दबंग अंदाज़ में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भारतीयों के सामने और भारतीय मीडिया के सामने रखते हैं। इनके साथ गुफ्तगू का आज जो मकसद था वो ये था कि इस वक्त चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा है सिक्किम में, उसके अलावा लद्दाख में। इन दो इलाकों में बहुत ज़्यादा मारामारी हो रही है, गर्मा गर्मी है। तो इंडियन मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, क्या इस मामले को किस तरीके से डिस्कस कर रहा है, और राजा फैसल जो है वो वहाँ की हमें पल्स बताएंगे कि इंडिया में इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर डिबेट क्या हो रही है, डिस्कशन क्या हो रही है। शुक्रिया राजा फैसल। बताएँ जी, सवाल तो मैंने अपनी ओपनिंग में कर दिया, बताएँ क्या चल रहा है इंडिया में, इंडियन मीडिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपने जो तमहीद बांधी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो अगर मेरा नाम लेते हैं तो वो नफ़रत भरे अंदाज में लेते हैं, और जो कि मशहूर हो गया उनका स्टाइल के वो राजा राजा के नाम से। और यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि आयरॉनिकली इनफ अभी भी जो उनके प्रोग्राम्स चल रहे हैं इंडियन मीडिया पे, उसमें वो लद्दाख और सिक्किम के जो मामलात हैं, क्योंकि ये उनके लिए बायसे शर्म बन रहे हैं, ये उसको अवॉइड कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि फेंटा पड़ रहा है, हाँ, भारतीय फौज को जो फेंटा पड़ा है, हाँ, मुक्के पड़े हैं, थप्पड़ पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। अगर से गोली नहीं चली इस बॉर्डर के ऊपर 1975 के बाद से खासा काम है, लेकिन ये जो पिटाई हुई है, इस पिटाई के ऊपर कोई शोर होगा नहीं। पाकिस्तान के हवाले से तो कोई पत्ता भी हिलता है तो ये शोर मचा देते हैं। ईसा ये वही हिसाब है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जहाँ जहाँ पे उनको कड़वा कड़वा लग रहा है वो उसको थू थू कर रहे हैं, उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट ये पॉइंट उठाया कि काफ़ी अरसे से वहाँ पे ये एक पीसफुल बॉर्डर कंसिडर किया जा रहा था और वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। हालांकि डिप्लोमेटिकली अगर देखा जाए तो इंडिया कॉन्स्टेंटली चाइना के ख़िलाफ़ भी गेम्स करता रहा, लेकिन चाइना ने उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी क्योंकि चाइना के गोल्स कहीं आगे हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि रीसेंट टाइम्स में कुछ साल पहले से 2014-15 से जब से यूएस ने इंडिया को खित्ते में इस्तेमाल करने की कोशिश की है कि एक ऐसा कंट्री हो जाए जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे एलाय बन जाए यूएस का, तब से चाइना ने इनको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू किया। और अभी ये जो लद्दाख और सिक्किम के बॉर्डर पे ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल है। उसकी वजह ये है कि आपको पता होगा कि सिर्फ 200 किलोमीटर दूर ये जो लेक है, हाँ, पेंगोंग लेक जो है, उस लेक से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर एक एयर स्ट्रिप है जिसको कि वो टोटली एक एयरबेस बना रहे हैं चाइनीज़। और वहाँ पे अपने जो लेटेस्ट जहाज़ हैं जो कि Su-30 के मुकाबले के जहाज़ हैं उनको वो उधर लेके आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है जो कि उन्होंने एक डिटरेंस क्रिएट कर दी है इंडियंस के ख़िलाफ़। और इंडियंस अब यही क्या कहा जा सकता है कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि निहत्ते कश्मीरियों के ख़िलाफ़, हर 10 कश्मीरियों के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना एक सोल्जर घुसा बैठा है कश्मीर में। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अगली जो इसके बाद जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें जो है वो मैं पाकिस्तान, जो चाइना और इंडिया, इसका मिलिट्री कंपैरिजन भी मैंने देना है। आपने भी तज़किरा कर दिया तो मैं आपको बताऊं कि जो चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसके ऊपर अब से पहले, आज से 1 साल अगर आप रिवर्स में चले जाएं तो चाइना की 5 एयर बेसेस थी। लेकिन गुज़श्ता 1 साल में 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं बड़ी। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि यहाँ पर 2 नई एयर बेसेस की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ है, और दूसरा, जंगी सूरत हाल में किसी भी जो एयर बेस होती है उसके ऊपर अगर आपने फाइटर जेट को पार्क करना है तो उसको पार्क किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमले की सूरत में, तो उसको पार्क किया जाता है बॉम्ब प्रूफ बंकर में। उसके इर्द गिर्द जो है वो
बाकायदा पार्किंग के लिए एक फाइटर जेट के लिए इस किस्म की जगह बनाई जाती है कि उसको तैयारे को नुकसान ना पहुंचे। इससे पहले जो है वो इस किस्म के बंकर्स और शेल्टर्स बॉम्ब प्रूफ नहीं मौजूद थे इन बेसिस के ऊपर। इन 5 बेसिस के ऊपर बनना शुरू हो गए और 2 नई बेसिस इन फैसिलिटीज़ के साथ। तो ये एक जो है बड़ा वरीसम फैक्टर है। मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो चीन और भारत के दरमियान जो मिलिट्री कंपैरिजन है, मवाजना है कि चीन और भारत की अगर जंग छिड़ जाती है तो उसमें किसको फौजी एतबार से, अस्करी एतबार से बरतरी हासिल है, इसके ऊपर अगली वीडियो में तवील जो है गुफ्तगू मैं करूंगा। लेकिन राजा साहब आप मुझे ये बताएं, मैं क्योंकि मैं ये आपसे इस वजह से जानना चाहता हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो है वो दोनों किस्म के मीडियाज़ के ऊपर, पाकिस्तानी मीडिया पे भी जाते हैं, इंडियन मीडिया पे भी जाते हैं। मुझे एक आप मवाजना दें कि जो पाकिस्तानी मीडिया है और इंडियन मीडिया, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मीडिया ज़्यादा नेशनलिस्ट है और पाकिस्तानी प्राइवेट मीडिया जो है वो निस्बतन इंडिया के मामलात को उस तरीके से डिस्कस नहीं करता और जो सिलेक्शन ऑफ गेस्ट्स है उसमें भी थोड़ी सी डंडी मारी जाती है? देखिए, मैं आपको ना अपनी तरफ से एक मुआवजा दोनों का अगर मैं करूं तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का मीडिया उनके मीडिया से 1000 दर्जे मैच्योर मीडिया है, जो कि डेमोक्रेसी की बात करता है, जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, जो कि सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, जो कि पाकिस्तान की सियासत को बेहतर कैसे बनाना है इसको हाईलाइट करता है। अब अगर इंडियन मीडिया को आप देखें तो इंडियन मीडिया बिल्कुल दूसरे एंगल से चलता है और वो ये है कि वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव पे चलता है। यहाँ पे नेशनलिज्म अगर देखा जाए तो वो भी मेरे ख्याल में वो एक कोई बुरी चीज़ नहीं होती कि अगर आप नेशनलिज्म को डिस्कस करें, वो अल्ट्रा हाइपर नेशनलिज्म। लेकिन फैसल, आप जो है वो जिस वक्त आपने नेशनल टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं और आप फॉरेन पॉलिसी के या डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आपकी अप्रोच जो है वो रियासत की अप्रोच के साथ मुताबिकत रखनी चाहिए। आपकी जो अप्रोच है वो आपके मुल्की मफाद में होनी चाहिए, ना कि ये कि आप जो है वो दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हो। इंडियन मीडिया के जो टॉपिक्स मैंने देखे हैं जब वो उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, उनका जो कंटेंट है किसी भी चैनल के ऊपर आप जाके देखें, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनकी नेशनल पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए होता है। बिल्कुल होता है। और मैक्सिमम जो मेरी नज़र से जो गुजरा है वो ये है कि 75% वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को अंदर घुसा लेते हैं और पाकिस्तान पे वो बहस करते हैं कि पाकिस्तान में ये चल रहा है इसलिए हम बेहतर हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है इसलिए हम बेहतर हैं। हालांकि ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है। अगर ईसा आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में हाइब्रिड वॉरफेयर चल रही है। हाइब्रिड वॉरफेयर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तान में अभी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अगर इंडिया को देखा जाए तो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन मीडिया को जो है वो एक जो है वो पार्टनर के तौर पर नहीं लिया जा रहा। पार्टनर के तौर पर नहीं लिया जा रहा। देखें, हमारे यहाँ बहुत ही टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनको के अभी अच्छे तरीके से उनकी जो खिदमात हैं उनको आगे नहीं लाया जा रहा। ये होना चाहिए पाकिस्तान में और ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को भी इसको काउंटर करना चाहिए। जहां मैं ये बात कर रहा हूं वहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है कि इंडिया में मीडिया को मोदिया कहा जा रहा है। मोदिया इस वजह से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कर रही है वो अगर किसी को काट के भी फेंक देगी तो उसका भी जवाब कहीं ना कहीं से डिफेंड करने के लिए ढूंढ लिया जाएगा। मुझे ये बताएं कि आप अभी इस प्रोग्राम, ये जो हमारे साथ इंटरव्यू चल रहा है राजा साहब का, इससे बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये रिपब्लिक टीवी के ऊपर इंडिया के साथ जो है वो मसरूफ़ थे, वहाँ पर एक लाइव प्रोग्राम में शरीक थे। उसमें आपने बताया कि बाबरी मस्जिद के हवाले से बात हुई है। पाकिस्तानी मीडिया पे इस पे ज़्यादा बात नहीं हुई। तो जो अयोध्या केस है उसके वर्डिक्ट के बाद, एक कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट के बाद हमने देखा कि मुजाहरे भी हुए और अब जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर राम मंदिर की उसके हवाले से इत्तलात आ रही हैं। पाकिस्तान ने उसको कंडेम किया। इंडियन मीडिया उसको किस तरीके से वो मैं आपको बता दूं कि वो सीधा सीधा कह रहे हैं, वो ब्लेटेंट लाइज इसके बारे में बता रहे हैं अपनी आवाम को और वो कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा है। इंडियन जो मुसलमान है 30 करोड़ मुसलमान, उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 130 करोड़ इंडियंस जो हैं वो आपस में बिल्कुल अमन और आश्ती के साथ रहना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान देख ली दिल्ली में जो जो कुछ दिल्ली में हुआ, जिस किस्म का टारगेट किया गया मुसलमान। और मैंने एक चीज़ नोट की है ईसा, वो ये है कि
वो अपने हर एक ऐसे इकदाम को जो कि गैर इंसानी कदम है, जो कि ऐसा कदम है जिससे कि उनकी माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत से सवालिया निशान, जैसा वो ट्रीटमेंट उनको कर रहे हैं, बहुत से सवालिया निशान उठते हैं। रिसेंटली हमने देखा कि वाइट हाउस ने भी अनफॉलो कर दिया नरेंद्र मोदी को। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि ये कॉस्मेटिक मेजर है। अमेरिका जो है वो इस किस्म के जो इकदाम करता है उसमें जो उसका अपना ज़ाती जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको मद्देनज़र रखा जाता है। अनफॉलो करने का ये मतलब नहीं है कि उन्होंने मोदी और भारत के साथ जुड़े हुए उनके मफादात हैं उनको तर्क कर दिया, लेकिन लोगों को बताने के लिए कि देखें ये बहुत बुरे लोग हैं तो हमने देखें इनको अनफॉलो कर दिया, हम तो इनको। लेकिन ये मेरी नज़र में एक बड़ी स्टेटमेंट थी इस तनाजुर में कि उससे सिर्फ 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आना जिसमें कि खदशात ज़ाहिर करना कि इंडिया में जो कुछ चल रहा है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वो इंडिया को एक गलत साइड पे लेके जा रहा है, बल्कि गलत साइड पे तो ऑलरेडी इंडिया मौजूद है, जिसमें कि माइनॉरिटीज़ ख़ुसूसन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कुछ उनके मुल्क में चल रहा है वो कब तक चलता रहेगा और उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है आने वाले दिनों में। ये सारे का सारा जो है इसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट था और ये काफ़ी डिस्कस भी हुआ, इंडिया में भी काफ़ी डिस्कस हुआ, इंडिया के मीडिया में भी काफ़ी डिस्कस हुआ। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मसला था। वन लास्ट क्वेश्चन फैसल, मुझे ये बताएंगे, देखें जो पिछले 2 साल से इंडिया कर रहा था उससे पहले भी जो है वो बलूचिस्तान के हवाले से हमें पता है उनकी पॉलिसी किस किस्म की रही है। सी पैक का रूट जहाँ जहाँ से गुजर रहा है उसके ऊपर उन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी क्रिएट करवाई और हमने बिल्कुल माजी करीब में देखा कि गिलगित बल्तिस्तान से जो रूट गुजरा है सी पैक का उसके ऊपर भारत ने जो है वो इतराज़ात उठाए थे। जो अभी करंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है चाइना की और भारत की, उससे भारत के ऊपर किस हद तक दबाव पड़ेगा कि वो सी पैक के हवाले से जो नेगेटिव पॉलिसी है, क्योंकि अब उनका जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर जब उनको मसरूफ़ करेगी चीनी फ़ौज और जो कर चुकी है ऑलरेडी, वहाँ पर फ़ौजें मूव हो चुकी हैं और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद हैं। सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि चीनी फ़ौज जो है उसको जंगी तैयारी का हुक्म दे दिया है, जो उन्होंने अभी वहाँ पर पार्लियामेंट से खिताब किया है, बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने ये बात की है। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो मशरकी सरहद के ऊपर दबाव मौजूद था लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, आज़ाद कश्मीर में मुसलसल भारतीय फ़ौजी जो हैं वो बमबारी कर रहे थे दूसरी जानिब, लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब से, और पाकिस्तान की जानिब से उसका रिस्पॉन्स दिया जा रहा था। अभी गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक उनका सर्वेलेंस ड्रोन पाकिस्तानी फ़ौज ने मार गिराया है। तो ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर दबाव था, क्या ये कम होगा जब भारत की तवज्जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जाएगी? और दूसरा जो सी पैक का रूट है उसके हवाले से जो भारत एतराज़ात उठा रहा था उसमें कोई थोड़ा सा कमी या फ्लेक्सिबिलिटी आएगी? आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू हाईलाइट किया है। इस वक्त ये अगर देखा जा रहा है कि 9 लाख फ़ौज इंडियंस की वो कश्मीर में मौजूद है और उनको अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं लद्दाख की तरफ, तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ से उनका फोकस ज़रा हटेगा। यहाँ पे मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताता चलूँ सी पैक के तनाजुर में, चाइनीज़ के काफ़ी अरसे से उनके दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट कि इंडियंस जो हैं, इंडियंस की अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि चाइनीज़ ये चाहते हैं कि सी पैक को किसी तरीके से सिक्योर किया जाए और अल्टीमेटली पीस इन अफ़गानिस्तान जब तक वो रिस्टोर नहीं होता उस वक्त तक फुली सी पैक को सिक्योर नहीं किया जा सकता। कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अफ़गान पीस डील बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो रोड़े अटका रहा है वो इंडिया है। इंडिया वहाँ पे एक डर्टी गेम चल रहा है जिसमें कि वो आईसिस खुरासान को भी, हाँ, अशरफ गनी उसका अलाकार एनडीएस और रॉ आईसिस के को भी, खुरासान को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस सिलसिले में। और रिसेंटली जो वहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से आईसिस के का नाम आ रहा है और आईसिस के जो एनडीएस और रॉ के साथ तल्लुकात हैं वो भी सामने खुल के सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ जो लद्दाख में हो रहा है शायद उसमें कहीं ना कहीं जो अफ़गानिस्तान में इंडिया करने की कोशिश कर रहा है ये चाइना की तरफ से उनको जवाब मिल रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि काफ़ी अरसे से हमें ये देखने को मिल रहा था कि खित्ते में इंडिया
अपने आप को हेजोमोनिक बना के पेश कर रहा था छोटे ममालिक की तरफ। नेपाल में, हाँ नेपाल में एक अभी नक्शा उन्होंने वो सामने अपना मैप लेके, काला पानी, हाँ, दोनों एरियाज को उन्होंने कहा कि तो हमारे हैं, ये तो हमारे हैं। और वहां पे घुस बैठा हुआ कौन है? इंडियंस वहां पे घुस बैठे हुए हैं। और ये इंडिया को वहां से भी एक पैगाम मिल रहा है और हर तरफ से इंडिया को पैगाम मिल रहा है कि एनफ इज एनफ, वी वुड बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस नाउ। पहले हम लोग नहीं अगर बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे, क्योंकि आपने जो ये जो हेजेमनी क्रिएट की हुई है ना, ये कब तक रहेगी? इसको अब खत्म होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहुत से महाज एकदम से खड़े होना इंडिया के लिए, इस वक्त इंडिया के लिए भी ये सोचने का मुकाम है और खित्ते में चेंजेस का मुकाम है। खित्ते में काफ़ी सारी अब चेंजेस होंगी और कॉन्स्टेंटली अब अगर चाइना लद्दाख में आ गया है और इतनी बड़ी तादाद में आ गया और अपनी हैवी वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं बम प्रूफ चीज़ों को, जिसके बारे में कि आप अभी बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जब चाइना कर रहा है तो चाइना वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि छुट्टियां मनाने तो नहीं आया ना। चाइना आया भी उस वक्त है जबकि समर का बिल्कुल स्टार्ट हुआ, जबकि वहाँ पे इजी है सब कुछ करना, कंस्ट्रक्शंस करना इजी है। तो ये परमानेंट बेसिस के लिए चाइना वहाँ पे आया है। ईस्टर्न लद्दाख में चाइना की ये प्रेजेंस बहुत लंबे अरसे तक रहेगी और तब तक रहेगी कि जब तक के वो कहते हैं ना कि टगा नहीं डल जाता वो गधे को। तो इंडिया इस वक्त जो कि खित्ते में गधा बना हुआ है उसको टगा डालने आए हैं और वो टगा जैसे ही डल जाएगा तो सब कुछ सुकून में हो जाएगा। और मेरे ख्याल में जो इंडिया ने जो रिसेंटली जो फैसले किए, लाइक लास्ट ईयर अगस्त में जो एनेक्सेशन की और सारा कुछ किया, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सबको नज़र आ रही थी। और इसमें तो अब हमें ये भी नज़र आ रहा है कि वेस्टर्न मीडिया भी इस हवाले से कश्मीर के इशू के ऊपर जिस तरीके से बात कर रहा है, जो कि पहले नहीं होती थी अब वहाँ पे हो रही थी, तो एवरीथिंग इज गोइंग नेगेटिव फॉर इंडिया राइट नाउ। आई होप, शुक्रिया राजा फैसल, आई होप कि वो वक्त जो है वो अब करीब आया है कि जब इस खित्ते के जो अनसेटल्ड डिस्प्यूट्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हल होना था, हल तलब थे, वो अब हल होंगे। एक चीज़ मैं टेक्निकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद वाली वीडियो में मैं ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ उसको एक्सप्लेन कर दूँगा कि राजा फैसल ने जो अभी पॉइंट आउट किया कि मकबूजा कश्मीर से फ़ौज जो है वो किसी हद तक थोड़ी बहुत मूव की जा रही है लद्दाख के मकाम पर, ताकि वहाँ पर चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए उस फ़ौज को इस्तेमाल किया जा सके। टेक्निकली मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारा एरिया है जहाँ जहाँ पर इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, ये सतह समंदर से 17,000, 15,000, 14,000 मिनिमम जो है वो 14,000 फुट बुलंदी पर है। और यहाँ की जो मौसमी हालात हैं उसके लिए भारत के लिए ये मुमकिन नहीं होगा कि जो उसका एक्टिव सोल्जर राजस्थान में मौजूद है, जो उसका एक्टिव सोल्जर गर्म इलाकों में मौजूद है, वहाँ से उनको उठाकर एकदम वहाँ पर ले जाया जाए। 1 महीना कम से कम चाहिए होगा एक ह्यूमन बॉडी को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज होने में कि वो उस मौसमी तब्दीली को कबूल करके अपना मैक्सिमम जो है वो डिलीवर कर सके। इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ी, उनकी ज़बान में कह देते हैं, समस्या या प्रॉब्लम ये है, मसला ये है कि वो वहाँ से राजस्थान से गर्म इलाकों से फ़ौजी को उठाकर इस बॉर्डर के ऊपर लाके उससे लड़ाई जो है वो नहीं लड़ सकता चीनी फ़ौज से। उसको ऐसे इलाकों से फ़ौज निकालनी होगी जो ऑलरेडी ठंडे इलाकों में जो है वो मौजूद है। मिलिट्री कंपैरिजन इससे अगली वीडियो में करेंगे चीन और भारत के दरमियान। और एक और बहुत ही एक और चीज़ में वो डेवलपमेंट, एक और चीज़ में आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये फ़ौज जब उनको मूव करनी पड़ेगी तो कश्मीर में से ही। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखना भी ज़रूरी है कि हमने इन रीसेंट टाइम्स जो वीडियोस पोस्ट होती रहीं इनके अपने फ़ौजियों की तरफ से ही, इंडियन सेना के फ़ौजियों की तरफ से ही, वो भी हमारे सामने है, जिसमें कि वो कहते रहे कि हमें 1 रोटी मिलती है और दाल थोड़ी सी मिलती है, जिससे ये बहुत बड़ा बजट इंडिया को इसके लिए मुख्तस करना पड़ेगा। बहुत बड़ा बजट इंडिया को मुख्तस करना पड़ेगा। और वो इंडिया जिसमें कि आज हमें क्या नज़र आ रहा है कि रेलवे स्टेशन पे लोग भूख से मर रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है खित्ते में, और उस वक्त के जिस वक्त इंडिया की इकोनॉमी खुद से ही डाउन जा रही है। लोगों का भूख से का शिकार होना और भूख के ज़रिए
भूख की वजह से उनका जो है वो इस किस्म के हालात में होना, ये तो ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है, इंसानियत जो है वो कहीं पर भी इसे कबूल नहीं करेगी। हम बतौर इंसान नहीं समझते कि कोई भी भारतीय शहरी है, खा वो कैसा भी है, वो इस किस्म के हालात का शिकार हो। वहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हुए उनको सोचना होगा। बिल्कुल। जो अगली वीडियो है मैंने उसमें आपको बता दिया तफसील के साथ कि किन मामलात के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही एक और अहम मामला जिसके ऊपर बात करेंगे कि भारतीय मीडिया इस वक्त एक नई शुरली लेकर आया है कि अगर चीन और भारत के दरमियान जंग छिड़ती है तो कौन से 10 ममालिक हैं जो भारत का साथ देंगे। उस दावे की जो है वो हकीकत जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ये 10 ममालिक अपनी मिलिट्री माइट के साथ चाइना के ख़िलाफ़ भारत के साथ खड़े होंगे। मामला कैसे होगा, इससे अगली वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।